नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन सीरीज प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। तो भूगोल की इस प्रश्न श्रृंखला के क्रम में आज क्वेश्चन सीरीज नंबर 10 को हम देखेंगे और उसका चैप्टर है प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है संभवतः प्रवक्ता परीक्षा, जीआईसी या किसी परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्लेट यानी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन में दिया है ये ऑप्शन है कि नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण, बी में है कि अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण यानी सबडक्शन, सी ऑप्शन है कि अंतः सागरीय कटकों का निर्माण, और डी ऑप्शन है सागर नितल प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लें, प्रश्न का आंसर अपने आप निकल आएगा कि अपसारी प्लेट सीमा क्या है और अपसारी प्लेट क्या है और उसका परिणाम या प्रभाव क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की क्रस्ट है और उसके नीचे क्रस्ट, उसके नीचे मोह विसंगति तल, फिर मेंटल का ऊपरी पार्ट, या हम कहें कि ये लिथोस्फीयर ले लें नीचे से, कि नीचे लिथोस्फीयर और उसके ऊपर उसके लिथोस्फीयर और उसके नीचे एस्थनोस्फीयर। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एस्थनोस्फीयर अर्ध तरलावस्था में है, अर्ध तरलावस्था में है। तो एस्थनोस्फीयर और एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। क्योंकि हम अपसारी प्लेट सीमा या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन देख रहे हैं, तो अपसारी प्लेट किनारे क्या होते हैं? वो किनारे जहां से दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं। तो एक प्लेट ये है, मान लें ये इस दिशा में जाएगी और ये इस दिशा में जाएगी, क्योंकि इनके बीच का किनारा अपसारी प्लेट किनारा है यानी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, इसलिए दोनों विपरीत दिशा में जाती हैं। और क्यों जाती हैं? एस्थनोस्फीयर से नीचे से आने वाला मैग्मा ने सबसे पहले क्या किया कि ऊपरी लिथोस्फीयर को तोड़ दिया और प्लेटों में विभक्त कर दिया। तो यहां से निकलने वाला मैग्मा ने इसको तोड़ा, और जब ये मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है तो ये हिट करता है इसके किनारों पर नीचे से और प्लेट को विपरीत दिशाओं में विस्थापित करता है। तो यहां से निकलने वाला मैग्मा, और ये घटना कहां पर होती है? सागर तली के ऊपर होती है। जैसे अटलांटिक महासागर में हम देखते हैं कि बीच में मिड अटलांटिक रिज पाया जाता है, और उस मिड अटलांटिक रिज के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही हैं, यानी वह अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। तो अब क्या होगा कि एस्थनोस्फीयर से निकलने वाला मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा तो इसका जमाव यहां पर और यहां पर होगा। सबसे पहले तो इसको हिट करेगा, इसको इस दिशा में धकेलेगा, इस प्लेट को विपरीत दिशा में धकेलेगा, और यहां से निकलने वाला मैग्मा किनारों पर इस तरह से जमना शुरू हो जाता है। तो इसमें इस क्रम में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं और कौन कौन चीजें ऑप्शन में दी हैं उसको हम देख लेंगे। कि पहली क्रिया तो यह है कि प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही हैं। जब प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित होंगी तो इस तली का प्रसरण होगा, जैसे कि अटलांटिक महासागर के नितल का प्रसार हो रहा है, क्योंकि मिड अटलांटिक रिज या के सहारे दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही हैं, इसलिए अटलांटिक महासागर की तली फैलती जा रही है, यानी उसके नितल का प्रसार हो रहा है। यानी ये वाली घटना, पहली डी ऑप्शन में जो दिया है कि सागर नितल प्रसरण, ये घटना हो रही, एक तो ये हो गई। अगला ए ऑप्शन में दिया है कि नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण।
नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण। यहां पर देखते हैं कि जब ये मैग्मा यहां से निकलता है तो किनारे किनारे इनके किनारों पर चिपक कर नई भूपर्पटी का निर्माण करता है। यानी अपसारी प्लेट किनारों पर एक चीज तो ये हो कि नई भूपर्पटी का निर्माण होगा, तो आपका ये सही हो जाएगा, ये चीज होगी। लेकिन उन्होंने पूछा है कि इससे संबंधित क्या नहीं है, माने जो गलत है उसको निकालना है, उसकी पहचान करनी है, और जो गलत होगा वो इस उत्तर का सही आंसर होगा। तो नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण तो यहां पर होगा, यानी ये प्रश्न के हिसाब से चीज सही नहीं है, गलत है। अगला है अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, यह घटना कहां पर होती है? जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे सबडक्शन या क्षेपण होता है। तो ये कहां पर होता है? अभिसारी प्लेट किनारों पर, यानी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर। तो ये घटना अब बी ऑप्शन में जो दिया है कि अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण, ये यहां पर नहीं होगा। ये क्षेपण वाली घटना यहां नहीं होगी क्योंकि अपसारी प्लेट किनारा है या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है। ये क्षेपण वाली घटना कहां पर होती है? जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, आपस में टकराती हैं, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, सबडक्ट होती है। तो ये घटना यहां पर नहीं होगी। और उन्होंने यही पूछा है कि कौन अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है, तो ये वाली लाइन ये आपकी सही हो जाएगी, आंसर आपका ये सही होगा। क्योंकि अपसारी प्लेट किनारे पर यह घटना हो रही है, सागर नितल प्रसरण आपने देखा था, यह घटना हो रही है। सी और चेक कर लेते हैं, सी का क्या संबंध है? अंतः सागरीय कटकों का निर्माण। अंतः सागरीय कटकों का निर्माण यानी समुद्र के अंदर कटक या रिजेस का निर्माण या कंस्ट्रक्शन। और यहां पर हम देख रहे हैं कि मैग्मा जब ऊपर की ओर निकलता है तो मैग्मा इस शेप में दोनों तरफ जमा हो जाता है और इनको कहा जाता है कटक, ये दोनों उठे हुए भाग। तो अपसारी प्लेट किनारों पर कटकों का निर्माण भी होता है। यानी फिर से एक बार हम इस पर निगाह दौड़ा लें कि ए ऑप्शन में दिया है कि नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। सी ऑप्शन में दिया है अंतः सागरीय कटकों का निर्माण होता है, यहां पर देख लिया होता है। सी और डी ऑप्शन में दिया है सागर नितल प्रसरण, और यहां पर हमने देखा कि प्लेटें जब विपरीत दिशा में विस्थापित होंगी तो समुद्र नितल का प्रसार या प्रसरण या विस्तार होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की घटना होगी। यानी ए घटना होती है, सी घटना होती है, डी घटना होती है, और कौन सी घटना यहां पर नहीं होती? बी वाली घटना नहीं होती कि अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण। तो प्रश्न में पूछा गया कि अपसारी प्लेट सीमा पर से संबंधित कौन नहीं है, तो बी ऑप्शन में जो दिया है ये संबंधित नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक कथन कारण का प्रश्न है, जिसमें कथन में लिखा है कि नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है, और कारण में लिखा है रीजन में कि इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। कूट में ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन में ए सही किंतु आर गलत, और डी ऑप्शन में है ए गलत किंतु आर सही। तो सबसे पहले कथन कारण के प्रश्न में हम बताते रहे आपको पिछले वीडियोज में भी कि कैसे करना होता है कि अगर इस पहला जो कथन लिखा है एसर्शन, इसके निर्माण में, इस वाक्य की रचना में कारण वाले वाक्य का योग है, इसके निर्माण का ये कारण है, इसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है, तो व्याख्या होती है। और अगर इसके निर्माण में इसका कोई रोल नहीं तो फिर व्याख्या नहीं होती है। और तकनीकी रूप से उसको चेक करने के लिए बीच में हम क्योंकि लगाकर चेक कर लेते हैं। अगर क्योंकि लगाने पर दोनों वाक्य संतुष्ट होंगे तो व्याख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उस क्रम में सबसे पहले हम दोनों वाक्यों को चेक करते हैं कि दोनों वाक्य सत्य हैं अथवा उसमें से एक कोई गलत है। पहला देखिए ऑप्शन, इसमें लिखा है कि नवीन वलित पर्वतों को, यानी जो नए फोल्डेड माउंटेन बने हैं, को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। तो जो नवीन वलित पर्वत या नवीन मोरदार पर्वत फोल्डेड माउंटेन है, जैसे कि हिमालय है, आल्प्स है, राकीज है, एंडीज है, इनका निर्माण तृतीयक युग में हुआ, टर्शियरी पीरियड में हुआ, इसलिए इनको टर्शियरी
युग के या तृतीय युगीन पर्वत कहा जाता है। तो ये लाइन तो अपने आप में सही कि नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है, माने कथन तो सही है। अब देखते हैं रीजन कि इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। तो ये लाइन गलत है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर होता है, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो एक प्लेट का दूसरे प्लेट में क्षेपण होता है, तब फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। उसको देख सकते हैं हम चित्र में कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है। जब एक प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट ये है, इस ओर जा रही है, और दूसरी प्लेट इस ओर जा रही, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, इनकी आपस में टक्कर होती है। तो अगर मान लीजिए ये भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, तो इसका इसमें सबडक्शन होगा, ये प्लेट इसके अंदर ऐसे धंस जाती है, और यहां पर ट्रेंच का निर्माण होता है। इस ट्रेंच में दोनों तरफ से आने वाली नदियों के जो अवसाद जमते हैं, वो अवसाद जब यहाँ क्षेपित हो जाते हैं, निक्षेपित होते हैं, तो आगे चलकर फिर ये प्लेट एक दूसरे को हिट करती हैं, तो इसी पर फोल्डेड माउंटेन की रचना होती है। जैसे कि हिमालय पर्वत तृतीयक युगीन मोड़दार पर्वत है, और क्या हुआ कि जब इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकराई, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ले लें कि ये इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है, ये जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकराई, तो इसके भारी होने के कारण इसका सबडक्शन यूरेशियाई प्लेट के नीचे हुआ, और इन दोनों प्लेट के बीच में एक ट्रेंच, लंबे से ट्रेंच का निर्माण हुआ, और वहां पर दोनों प्लेटों से आने वाली, यानी तिब्बत से आने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों ने उसमें क्षेपण किया, अवसाद का जमाव किया, और फिर जब इंडियन प्लेट फिर और लगातार उस पर प्रेशर बनाती रही, तो वही अवसाद बलन के रूप में मुड़ गए, और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी फोल्डेड माउंटेन या मोड़दार पर्वत कहाँ बनते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, या दो प्लेट जहां पर एक दूसरे से अभिसरित होती हैं। तो ये इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लेट जब जाके इस भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है या क्षेपित होती है, तो नीचे एस्थेनोस्फीयर में जाके ये प्लेट गलती है, प्लेट का निचला सिरा हिस्सा जाकर एस्थेनोस्फीयर में गलित होता है, इसलिए इस प्लेट का यहां पर विनाश होता है, क्रस्ट का इस सिरे पर विनाश होता है, इसलिए इसको कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। यानी फोल्डेड माउंटेन विनाशात्मक प्लेट किनारों पर बनते हैं, ना कि रचनात्मक प्लेट पर। तो ये लाइन गलत हो जाती है कि इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर होता है। तो ये लाइन कारण गलत है, यानी ए सही किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन में चेक करिए, पहला गलत, ये तो व्याख्या वाले हैं दोनों। सी ऑप्शन में देखते हैं, इसमें ए सही किंतु आर गलत, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि नजका पटल किस दिशा में की ओर बढ़ रहा है। नजका पटल यानी नजका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, और ऑप्शन दी है, ए ऑप्शन पूर्व, बी पश्चिम, सी दक्षिण और डी उत्तर। और ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। तो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने संपूर्ण लिथोस्फीयर को 6 बड़ी बड़ी प्लेट में विभाजित किया और 20 लघु प्लेट में विभाजित किया, और आगे चल के ली पिचोन ने उसी 6 बड़ी प्लेटों को 7 प्लेट में परिवर्तित किया था कि वो 7 प्लेट है। तो मॉर्गन के अनुसार 6 बड़ी प्लेट हैं, ली पिचोन के अनुसार 7 बड़ी प्लेट हैं। और डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने ही बताया था कि लिथोस्फीयर के ऊपर 20 लघु प्लेटें या छोटी प्लेट हैं, उनमें से एक है नजका पटल या नजका प्लेट, और ये पाई जाती है दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में। इसी ग्लोब पर भी देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण अमेरिका है, इसके पश्चिम में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में यहाँ पर नजका प्लेट की स्थिति पाई जाती है, और वो नजका प्लेट पूर्व की ओर बढ़ रही है, और यही नजका प्लेट
दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो नजका प्लेट जो लघु प्लेट है उसका पूर्व की ओर प्रवाह हुआ, फिर जाके उसका सबडक्शन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप इसके किनारे किनारे एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो इस प्रश्न का जवाब सामान्य सा ही है कि नजका पटल किस दिशा में बढ़ रही है, तो आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा में। ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और ये कथन कारण का प्रश्न है और ये हमारा अपना बनाया हुआ प्रश्न है। इसमें कथन में या ए असर्शन में लिखा है कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। फिर कारण में लिखा है आर में कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो रही हैं। फिर जो ऑप्शन है वो तो आप जानते हैं कि एक में व्याख्या, दूसरे में व्याख्या नहीं, फिर इस तरह से। तो सबसे पहले कि इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है, हम बार बार इसको बताते रहे कि दोनों प्रश्नों की सत्यता की जांच करेंगे, फिर व्याख्या देखी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला कथन जो लिखा है वो कैसे है। कथन में लिखा है कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और ये तथ्य है कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्योंकि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्रसार होने से उसकी तली फैल रही है। जब तली फैलेगी तो उस महासागर का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो अटलांटिक महासागर की तली फैल रही है, इस वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तली फैलने के कारण क्या है? देखिए कारण में लिखा है कि तो पहला कथन तो सही हो गया कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये तथ्य है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये सही है। अभी हम डिटेल में जब इसके पे डिस्कस करेंगे तो ये चीज और क्लियर होगी। कारण में लिखा है कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो रही हैं। इस लाइन को चेक करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ ये यूरोप उत्तर में, फिर उसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप, और इनके बीच में अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है, और उस मध्य अटलांटिक कटक के इस तरफ यानी पश्चिम की ओर अमेरिकन प्लेट है, और पूरब की ओर यहां पर यूरेशियाई प्लेट और यहां पर अफ्रीकी प्लेट है। अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर जा रही है, कहां से? मध्य अटलांटिक कटक से अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर जा रही है, और ये दोनों प्लेटें पूर्व की ओर विस्थापित हो रही हैं। इसलिए यहां पर बीच में अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो रहा है, और उस वजह से इसका नितल फैलता जा रहा है। जब दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, तो इसकी तली फैलती जा रही है। यानी अगर हम ये कारण वाली लाइन को पढ़ें कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, यानी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि इसके कटक के सहारे विपरीत दिशाओं में प्लेटें विस्थापित हो रही हैं, और यही कारण है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जब ये विपरीत दिशा में प्लेटें विस्थापित हो रही हैं तो अटलांटिक महासागर की जो नितल है, तली है, वो फैलती जा रही है, इसकी तली बड़ी होती जा रही है, इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो जब इस तली का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ऊपर आने वाले पानी का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, पूरे के पूरे अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। यानी अब इसका विश्लेषण करने इस प्रश्न का, यानी ये लाइन भी सही हो गई कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही हैं। अब जो लोग जिनके कॉन्सेप्ट ठीक हैं वो ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें व्याख्या है, क्योंकि फिर से देखें, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये बात तो आपने देख ली, और उसका कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो रही हैं। तो जिनके कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो बिना क्योंकि लगाए भी कथन कारण का प्रश्न कर ले जाते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर वो चीज समझ में आती है कि इसमें व्याख्या है अथवा नहीं है। फिर भी आप क्योंकि लगा कर देख लीजिए, बीच में क्योंकि लगाएंगे। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्योंकि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो रही हैं। तो इसमें
ये इसका कारण बन रहा है, तो इसमें व्याख्या होगी। यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। ए ऑप्शन में दिया है कि पृथ्वी की आवरण परत में से, बी मेंटल में से, सी क्रोड में से, और डी है एस्ट्रोस्फीयर में से। और ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखते हैं पहले कि एस्ट्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का इंटरेक्शन और लिथोस्फीयर से किस तरह से एनर्जी बाहर की ओर आती है और वो प्लेट मूवमेंट का कारण बनती है। हम पूरी पृथ्वी के अंतराल को न लेकर सिर्फ ऊपर की क्रस्ट और उसके नीचे एस्ट्रोस्फीयर को ही लेंगे, सॉरी लिथोस्फीयर और एस्ट्रोस्फीयर को ही लेंगे। मान लीजिए ये परत एस्ट्रोस्फीयर की है, ये पूरी परत एस्ट्रोस्फीयर और उसके ऊपर लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है और उसके नीचे एस्ट्रोस्फीयर। तो एस्ट्रोस्फीयर जो है वो अर्ध तरलावस्था में है, और अर्ध तरलावस्था में होने का कारण क्या है कि यहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्वों का पाया जाना और लिथोस्फीयर और एस्ट्रोस्फीयर के बीच होने वाला फ्रिक्शन या घर्षण, जिससे यांत्रिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ जहाँ पर एस्ट्रोस्फीयर में जहाँ जहाँ पर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वहां से भूतापीय ऊर्जा ऊपर उठना शुरू हुई और उस उठती भूतापीय ऊर्जा ने लिथोस्फीयर को कई प्लेट में तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो गई, मैग्मा चैम्बर यहाँ बना, तो यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर, भूतापीय ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हुई। इसने क्या किया, इस पूरे प्लेट को एक हिस्से में तोड़ा, यहाँ मैग्मा चैम्बर बना, इसने यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर निकला, यहाँ से मैग्मा ऊपर निकला। तो इसने क्या किया कि इन प्लेटों को तोड़ दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर भी प्लेट क्या होगी, इधर से प्लेट इस ओर प्रवाहित होगी, इधर से प्लेट इस ओर प्रवाहित होगी। तो दो तीन चीजें होती हैं, जहां से प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही, यहां पर समुद्र तली पर बनते हैं कटक, महासागरीय कटक, और जहां पर ये दोनों प्लेटें आकर एक दूसरे से टकराएंगी, ये प्लेट आकर इस प्लेट से टकराएगी, तो भारी प्लेट का हल्की प्लेट में सबडक्शन होगा। अगर मान लीजिए ये प्लेट भारी है तो इस प्लेट का इसके नीचे क्षेपण होगा और उसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से निकलने वाला मैग्मा, जिस मैग्मा ने यहाँ से निकला और दोनों प्लेटों को हिट किया, दोनों प्लेटें जाके एक दूसरे से टकराई और फिर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं कि वलित पर्वत के निर्माण का कारण क्या है, एस्थेनोस्फीयर से निकलने वाला मैग्मा। इसी की वजह से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। अगर मैग्मा यहां से ना निकलता, प्लेट एक दूसरे की ओर ना जाती और ना ही मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा गया कि अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। ए ऑप्शन पृथ्वी की आवरण परत से, माने ऊपर की जो परत है, ऊपर की परत जो है लगभग 500 मीटर मोटी, उससे तो कुछ है नहीं, मतलब ये गलत। अगला है मेंटल में से, तो मेंटल तो बहुत अंदर तक है, हालांकि एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ही अपर मेंटल का पार्ट है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए मेंटल और एस्थेनोस्फीयर, तो एस्थेनोस्फीयर उसकी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि मेंटल ऊपरी मेंटल का पार्ट है एस्थेनोस्फीयर। तो मेंटल में तो समूचा आ जाता है, ये गलत। अगला है क्रोड, बिल्कुल अंदर की ओर है, ये गलत। और सबसे लास्ट में दिया एस्थेनोस्फीयर, ये सही होगा कि एस्थेनोस्फीयर से जो भूतापीय ऊर्जा निकल रही है वो एक तरह से पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बड़ी प्लेट का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी 2016 की परीक्षा में। ऑप्शन दिए हैं प्रशांत प्लेट, बी है कोकोस प्लेट, सी नजका प्लेट और डी फिलीपींस प्लेट। तो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया कि भूपटल पर या लिथोस्फीयर पर 6 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटें। उन 6 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी हैं? पहला प्रशांत प्लेट ही है, प्रशांत प्लेट। नंबर दूसरा अमेरिकी प्लेट। नंबर तीसरा यूरेशियाई प्लेट। नंबर चौथा अफ्रीकी प्लेट। नंबर 5वां इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और नंबर 6वां अंटार्कटिका प्लेट। तो हम ये प्रश्न सिंपल ही है कि कौन सी बड़ी प्लेट का उदाहरण है, तो कौन सा आंसर है? प्रशांत प्लेट बड़ी प्लेट का उदाहरण है। बाकी ये 3 प्लेटें हैं जो कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये छोटी प्लेट के उदाहरण। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि समुद्र अधः स्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये ऑप्शन होम्स और डेविस, बी एयरी और फ्रेड, सी हैरी हेस और डाइट और डी वेगनर और रेडजेल। तो ये क्वेश्चन नेट परीक्षा 2014 में पूछा गया और प्रश्न में क्या कहा गया है कि समुद्र अधः स्थल के प्रसार यानी समुद्र नितल के प्रसार या समुद्र नितल प्रसरण या इंग्लिश में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो 1960 में हैरी हेस और रॉबर्ट डीज, इन 2 विद्वानों ने समुद्र नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया। उन्होंने देखा कि जैसे अटलांटिक महासागर की तली का विस्तार हो रहा है, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उसका क्षेत्रफल फैल रहा है, और इस सिद्धांत ने, इस कॉन्सेप्ट में प्लेट टेक्टोनिक के लिए आधार का काम किया। जो 2-3 चीजें प्लेट टेक्टोनिक के पहले आई, जैसे पैलियोमैग्नेटिज्म और उसके अंतर्गत पोलर वांडरिंग, और उसके बाद ये एक चीज समुद्र नितल प्रसरण, इन चीजों ने प्लेट टेक्टोनिक के लिए आधार प्रस्तुत किया था और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि जैसे समुद्र नितल का प्रसार हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तब जाकर आगे धीरे धीरे करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अस्तित्व में आई थी। तो आंसर क्या होगा? हैरी हेस और रॉबर्ट डीज। तो इसके अनुसार हेस और डाइट, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। इसमें है कि डब्ल्यू जे मॉर्गन के अनुसार भूपटल पर प्लेटों की संख्या है, और ऑप्शन में दिया है कि ए ऑप्शन में है 7 बृहद तथा 20 लघु प्लेटें, बी ऑप्शन में 6 बृहद तथा 20 लघु प्लेटें, सी ऑप्शन में 7 बृहद तथा 14 लघु प्लेटें और डी ऑप्शन में है कि 6 बृहद तथा 14 लघु प्लेटें। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया, तो उन्होंने कहा कि 6 बृहद प्लेटें 6 हैं। उनके अनुसार, डब्ल्यू जे मॉर्गन के अनुसार बृहद प्लेटें 6 और लघु प्लेटें 20। तो इस तरह से कौन सा होगा? पहला वाला 7 बृहद 20 लघु गलत, 6 बृहद तथा 20 लघु प्लेटें, बी आंसर सही हो जाएगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा बनाया हुआ प्रश्न है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट या पहला कथन है, महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेट के घनत्व से अधिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट में है कि अपसारी प्लेट किनारे के सहारे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। फिर कूट में दिया है ए ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट सही, बी सिर्फ सेकंड सही,
सी फर्स्ट व सेकंड दोनों सही, डी ना तो फर्स्ट सही ना सेकंड सही। दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं। महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेट के घनत्व से अधिक होता है। ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में, क्योंकि महासागरीय प्लेट जो है वो भारी बेसाल्ट की बनी होती है, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। और महाद्वीपीय प्लेट हल्के ग्रेनाइट से बनी होती है। ग्रेनाइट हल्का होता है, बेसाल्ट की तुलना में ग्रेनाइट हल्का होता है, और महाद्वीपीय प्लेट जो है वो ग्रेनाइट की बनी होती है, इसलिए महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा कि महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेट के घनत्व से अधिक होता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही। सेकंड में लिखा कि अपसारी प्लेट किनारे के सहारे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अपसारी प्लेट किनारे, अभी पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था, डिस्कस किया था उससे, कि अपसारी प्लेट किनारे या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन क्या होते हैं, जहां से प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं तो उन पर कटकों का निर्माण होता है। अपसारी प्लेट किनारों पर वहां मोड़दार पर्वतों का निर्माण नहीं होता। मोड़दार पर्वतों का निर्माण अभिसारी प्लेट किनारों पर होता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही और सेकंड गलत। तो अब आंसर में क्या होगा, ए ऑप्शन है सिर्फ फर्स्ट सही है, यही आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये प्रश्न यूपीजीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है कि ए ऑप्शन हैरी हेस, बी हालम, सी डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और डी है हर्ट्जलर। तो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो 1967 में व्यवस्थित रूप से डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने दिया था। जो हैरी हेस का नाम साथ में जोड़ा जाता है कि हैरी हेस और डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, तो हैरी हेस का योगदान ये था कि उन्होंने समुद्र नितल प्रसरण के बारे में बताया था। समुद्र नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया था। और उसके बाद आगे चलकर डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में पूरा का पूरा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बिल्कुल व्यवस्थित रूप से दिया था। इसलिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में डब्ल्यू.जे. मॉर्गन का नाम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी उत्तर, सी आंसर इसका सही होगा। तो इसके साथ ही हमारी आज की ये प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। अगली नई प्रश्न श्रृंखला के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।